वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस पे हम एक सवाल करेंगे, तो चलिए हम हाजिर हैं आपके सवाल के साथ। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स एक्सिस वाई माइनस एक्स और माइनस वाई। कहता है एक वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। हमको इन तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को निकालना है, तीनों वेक्टर का जो सम है वो निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले जो है हम वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। हमारा जो वेक्टर ए है इसको देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सपोज आपको एक वेक्टर ए गिवन हो, ये वेक्टर ए जो है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। हम चाहते हैं कि वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दे। ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा। देखिए जैसे ही मैंने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, अब इस वेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये वेक्टर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने इसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया। ये जो हमारा वेक्टर था इसको मैंने जैसे ही दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक्स और वाई कंपोनेंट में, वैसे ही ये वेक्टर अब यहाँ से खत्म हो गया। अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि ये भी है, ये भी और ये भी है। हमने इसी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ा है। तो जैसे ही मैंने कंपोनेंट में ब्रेक किया, अब उस वेक्टर को हम काउंट करके नहीं चलेंगे, वो हमारे लिए अब नेग्लिजिबल है। तो वैसे ही देखिए इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 60 और ये कंपोनेंट 20 sin 60। अब देखिए, हालांकि आपको ऐसा करना नहीं है, अगले जैसे इसके बाद जो फिगर है उसमें ड्रॉ कीजिएगा। इधर हो गया 20 cos 60 और इधर हो गया 20 sin 60। चलिए हमारा वेक्टर ए का काम हो गया। अब हम वेक्टर के बी के बारे में देखते हैं। वेक्टर बी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट, वो क्या होगा 10 cos 60 और ये वाला कंपोनेंट देखिए ध्यान से समझिएगा, ये निगेटिव में है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 sin 60 जो कि निगेटिव में होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए हम C को देखते हैं, तो C का x कंपोनेंट इधर और y कंपोनेंट इधर। 20√2 cos 45 और 20√2 sin 45। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस वेक्टर के कलर को चेंज कर दूं, ध्यान से समझिएगा, इसका पर्पल कलर दे दूं, इसका येलो कलर दे दूं और इसका वाइट ही रहने दूं, तो ये पर्पल वाला 20 cos 60 ये हो गया 20 sin 60। अब ध्यान से देखिएगा, पीला वाला का जो कंपोनेंट है इसको पीले कलर से और व्हाइट वाले को व्हाइट कलर से। ध्यान से समझिएगा, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, एक इधर पर्पल और एक इधर पर्पल। ये वाले वेक्टर का व्हाइट वाले का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो 10 cos 60 और 10 sin 60। फिर इस वेक्टर का, ये वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर दे दिया और दूसरा कंपोनेंट इधर दे दिया। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, टोटल जो है x में 10 cos 60 मतलब 10 इंटू 1/2 ये 20 है, प्लस 20 इंटू 1/2, 10 + 5 कितना हो गया 15।
एक्स एक्सिस में जो आपका फोर्स है वो कितना है 15 है। ये फोर्स नहीं, कोई भी वेक्टर है, एक्स एक्सिस में वेक्टर कितना है 15 यूनिट। अब ध्यान से समझिएगा, वाई एक्सिस में तो एक ही है 20√2 इंटू 1/√2। √2 से √2 गया, इधर क्या आ गया 20 यूनिट। ध्यान से समझिएगा, ऊपर में 20√2 मतलब 20√2 और sin 45 1/√2, तो इसे हम क्या कहते हैं 20√2 इंटू 1/√2 विच इज इक्वल टू 20। तो 20 हो गया प्लस 20 sin 60 प्लस 20 sin 60 sin 60 √3/2, तो 20√3/2 हम डायरेक्ट अगर लिख दें तो 10√3, और नीचे में 10 sin 60 तो 10√3/2 तो 5√3। आप देख रहे होंगे ये 5√3, ये मतलब स्ट्रॉन्गर वेक्टर किस साइड में प्लस वाई में, एक्स में स्ट्रॉन्गर वेक्टर किस साइड में, तो इसमें हम इसको अगर लिखें तो इधर कितना 20 यूनिट और उधर 15 यूनिट, तो इधर क्या हो गया 5 यूनिट, ऊपर में 20 माइनस 5√3, 20 प्लस 10√3 और यहाँ क्या हो गया 5√3, तो 20 प्लस 10 में से 5 जाएगा 5√3। अब देखिए आपका मेन जो ये दोनों का तो रिजल्टेंट निकाल ही सकते हैं ना, रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर दो वेक्टर आ गया, इसका रिजल्टेंट दो वेक्टर कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे, तो हम लगा देंगे a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90, मतलब अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर, आपका रिजल्टेंट निकल गया। तो हम दो से अधिक वेक्टर का जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से कंपोनेंट में ब्रेक करके निकालते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब कहता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है। देखिए वो यूनिट वेक्टर्स जो आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलोंग हो, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग हो, तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। आपको पहले मैंने बताया है कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। अगर आपने शायद फर्स्ट वाले लेक्चर में, ये तीसरा वीडियो वेक्टर का, तो आप फर्स्ट वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, उसमें यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन किया है कि एक ऐसा वेक्टर, मान लेते हैं वेक्टर ए है, तो ए का कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर है इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है हमारे पास। तो ए के डायरेक्शन में जो ए का जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं। अगर ये कोई वेक्टर है तो हम सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं। वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो ये मान लो वेक्टर ए है, तो ए का मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं, ए का डायरेक्शन क्या होगा। तो ए का जो डायरेक्शन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर ए कैप, उसे हम क्या कहते हैं ए कैप। तो ए कैप जो वेक्टर है उसे हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए। मतलब यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड यूज्ड टू असाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए, असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो कहता है कि भैया अब बताइए एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या कहेंगे। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर मान लिया गया जिसे हम कहते हैं आई कैप। वाई एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर मान लिया गया जिसे हम कहते हैं जे कैप। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने के लिए जो यूनिट वेक्टर माना गया उसे कहते हैं हम के कैप। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। आई जो है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा, जे जो है वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा,
के जो है ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी कंपोनेंट्स में वेक्टर को लिखते हैं आई जे के का यूज़ करके ही लिखते हैं कि कोई वेक्टर है, कोई जो वेक्टर है वो x में कुछ है उसका इफेक्ट, y में उसका कुछ इफेक्ट है और z में कुछ इफेक्ट है। तो इन इफेक्ट को हम आई जे के टर्म में ही लिखते हैं, जो कि इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो इतना इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। यह है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं अगले स्लाइड। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या है? तो देखिए, आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं और वेक्टर पे आए होंगे तो आपने जरूर स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा। तो ध्यान समझिए कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। सपोज स्पेस में कहीं कोई पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं ये, देखिए ऐसा मत समझिएगा कि एक्स वाई प्लेन में है, हम स्पेस में है, एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी। हमने एक पॉइंट मान लिया। मान लो मैं यहीं पे हमारा जो कॉर्नर है उधर, उस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में हमने एक पॉइंट माना। तो ये पॉइंट स्पेस में है, ना कि किसी प्लेन में है। तो ये स्पेस में एक पॉइंट माना, इस पॉइंट का नाम दे दे ए, x1, y1, z1। ये x1, y1, z1 क्या है कि x में इफेक्ट x1 है, y में इफेक्ट y1 है और z में इफेक्ट z1 है। तो ये जो आपका ये जो पॉइंट है ये बताता है कि x में कितना है, y में कितना है और z में कितना है। तो हम पोजीशन, अच्छा ये a है क्या? a जो है किसी पॉइंट का पोजीशन है, a जो है किसी पॉइंट का पोजीशन है। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, हम किसी भी पॉइंट को जब ओरिजिन से मिला देते हैं, ये पॉइंट a है, हमने इसको जब ओरिजिन से मिलाया तब इस OA वेक्टर को ही हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं PV से। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? OA। सपोज कि कोई पॉइंट B है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से जब वहां तक जाते हैं तो जनरली पोजीशन वेक्टर बताता क्या है? पोजीशन वेक्टर बताता है कि आपका ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि ओरिजिन से जो पॉइंट गिवन है उस गिवन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है। बी का पोजीशन वेक्टर सपोज हम मान लेते हैं ये है x2, y2 और z2। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से बी को मिला लीजिए, ओरिजिन से बी के ओर एक वेक्टर, एरो कैसे देना है? O टू B, O टू A। तो ये वेक्टर क्या हो गया? OB वेक्टर। OB को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। B का पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि हमें AB वेक्टर अगर निकालना है, तो AB वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? A से B की ओर एक एरो ड्रॉ करेंगे, A से B की ओर एक एरो ड्रॉ करेंगे। हमें क्या निकालना है? AB। तो अभी लिखिएगा कुछ भी नहीं, पूरा लिखा हुआ है स्टूडेंट, एक चीज लिखा हुआ है। आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं हर एक चीज लिखा हुआ है, तो लिखना नहीं है, फिलहाल एकदम अच्छे से समझिए। जो भी चीज दिया हुआ है एक एक चीज को ध्यान से समझिए। तो OA और OB, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो बीच बीच में मैं गर्म पानी पीते रहूँगा,
मेरे हिसाब से आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ध्यान से समझिएगा। OA और OB, OA क्या है? OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। जब भी पोजीशन वेक्टर O से A की ओर, O से B की ओर, मतलब ओरिजिन से गिवन पॉइंट की ओर, है कि नहीं? OA और OB हो गया। अब हमें चाहिए AB, वी नीड AB। AB क्या होगा? तो देखिए A से B की ओर जो पॉइंट है, अब देखिए आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में एरो को देखिए तो जरा, इसका ऑर्डर इधर, इसका ऑर्डर इधर, इसका ऑर्डर इधर। रिजल्टेंट कौन, या कौन सा वो वेक्टर जिसका हेड किसी के हेड के साथ और जिसका टेल किसी के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो वो है OB वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं? OA प्लस AB, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। और अगर हमको AB चाहिए होगा तो OB माइनस OA। कहने का मतलब है कि AB वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये OB माइनस OA, OB क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B एंड OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये तो आपने लिख लिया। अब देखिए हम इसी फिगर में, या फिगर को फिर से हम रीड्रॉ करते हैं। चलिए अब हमें क्या चाहिए? BA चाहिए। हमें क्या चाहिए? BA चाहिए। तो OB का ऑर्डर इधर और BA का ऑर्डर इधर। तो अब रिजल्टेंट कौन? देखिए हमने क्या किया, ये वाला जो था, इस एरो को ना, इसका पहले A से B की ओर था, अब हमको क्या चाहिए? B से A की ओर। तो इस एरो के डायरेक्शन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब एरो क्या हो गया? B से A की ओर। तो वी नीड BA वेक्टर, है कि नहीं? हमें क्या चाहिए? BA चाहिए। तो देखिए कि ट्रायंगल लॉ लगाइए इसमें, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम कह सकते हैं OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर बराबर OA वेक्टर। तो हमको चाहिए क्या? BA वेक्टर। हमको BA चाहिए। तो BA क्या हो गया? OA माइनस OB। तो BA वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। उम्मीद करता हूं पोजीशन वेक्टर आप समझ गए होंगे। तो जब भी आपको कहे कि दो पॉइंट है, एक A और एक B, हमको AB चाहिए। हमको क्या चाहिए? AB। तो B में से A को माइनस कर दीजिए। कहे कि हमको BA चाहिए, तो A में से B को माइनस कर दीजिए। बाद वाला में से पहले वाले को, बाद वाले में से पहले वाले को, और उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। इस चीज को नोट डाउन भी कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हाँ, अभी जो मैंने बताया वो ये वाला चीज है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हमको एक न्यूमेरिकल दे दिया है। न्यूमेरिकल क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अभी वही बता रहा था कि अगर A B चाहिए, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ये A है 2 4 6 और B है 3 8 12। A से B की ओर, हालांकि ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हम A से B की ओर निकाल लेते हैं।
तो ए बी वेक्टर क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया कि अगर ए बी चाहिए तो बी में से ए को माइनस कीजिए। ए बी अगर चाहिए तो बी से ए को माइनस करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो हम देखते हैं कि बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं। एक चीज और, अगर मान लो यहां पे आपको मैंने बताया कि अगर मान लो बी का ए कितना है? x1 y1 z1, तो ओ ए कितना होगा? ओ ए x1 i कैप, क्योंकि x1 जो है x एक्सिस में है, x डायरेक्शन में, y1 y डायरेक्शन में और z1 z डायरेक्शन में है। तो हमें सिंपली क्या करना है, और अब अगर ओ भी पूछे तो हमें क्या करना है? x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, सिंपली हमें ऐसे कर देना है। यह सब मैंने लिखा है। अब देखिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो गया? 3i कैप 8j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, माइनस 2i कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा? इसमें i j k लगा के ऐड कर देना है। चलिए 3i कैप 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। 3 माइनस 2 i, 8 माइनस 4 प्लस 4 और 12 माइनस 6 प्लस 6k कैप। ठीक है, तो ये आपका ए वी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब अगर कोई कहता है कि नहीं भैया ए बी तो आपने बताया, हमको बी ए भी चाहिए, हमको क्या चाहिए? बी ए भी चाहिए। तो बी ए के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी ए के लिए पहले ए के पोजीशन वेक्टर में से बी के पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ए का पोजीशन वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप माइनस 3i कैप माइनस 8j कैप माइनस 12k कैप। अब क्या होगा? 2 माइनस 3 माइनस i कैप, 4 माइनस 8 माइनस 4j कैप और माइनस 6k कैप। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए, i कैप 4j कैप और प्लस 6k कैप। ठीक है, कहने का मतलब है कि बी ए वेक्टर बराबर माइनस, और इस वेक्टर को देखिए तो जरा, क्या ये वही है? ये वाला और ये वाला क्या सेम ही है? तो हम इसको माइनस ए बी नहीं कह सकते हैं। तो स्टूडेंट जब भी आपको ए बी और बी ए निकालने के लिए दे तो कोई एक निकालिए और दूसरे को नेगेटिव कह दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई ए बी वेक्टर है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस बी ए वेक्टर, है कि नहीं? और ए बी क्या होगा? माइनस बी ए के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये वाला चीज़ है, बी ए माइनस ए बी के बराबर है या ए बी माइनस बी ए के बराबर होगा। तो चलिए इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया जाए। अगर नोट डाउन कर लिया है आपने तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन, इसका कमेंट में रिप्लाई करना है और आपको यह भी बताना है कि क्या आपने दोनों वेक्टर पी क्यू एंड क्यू पी दोनों का कैलकुलेशन किया है कि आपने पी क्यू निकाला और क्यू पी को
माइनस पी क्यू कर दिया है। तो ये स्मार्ट वर्क है और ये दोनों निकालना गधा वर्क है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हम कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो हम ये दोनों काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है। अगर पी क्यू हमें पता है तो माइनस की क्यू भी निकाल सकते हैं। सॉरी, पी क्यू अगर पता है तो क्यू पी भी निकाल सकते हैं माइनस पी क्यू करके, क्योंकि एक वेक्टर का, जैसे मान लो तुम नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एन एस। लेकिन हम इसी को कहना चाहते हैं कि नहीं, हम साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, तो माइनस एस एन कह दीजिए। जा रहे हैं आप नॉर्थ से साउथ, लेकिन आपको उल्टे डायरेक्शन में बोलना है, तो पहले माइनस लगा दीजिए, है कि नहीं? तो ये हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोग आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं किया होगा तो मुझे, मैं बता देता हूं, PQ वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो 5, नो, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ना, PQ है। तो 7 माइनस 5, 2i कैप, 12 माइनस 4, 8j कैप, और 15 माइनस 6, 9k कैप। ये हो गया QP डायरेक्टली माइनस, और इसको कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है। लामिज थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन फोर्सेज, है कि नहीं? हालांकि ये फोर्स में ज़्यादा यूज होता है, जनरल ये फोर्स के लिए ही होता है, लेकिन हम किसी भी तरह के वेक्टर को हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं 3 फोर्सेज, सपोज फोर्स F1, F2 और F3। F1, F2 या F3, अल्फा F2 है, बीटा गामा। समझने वाली बात यह है कि हमने F1 के सामने अल्फा को लिखा, F2 के सामने बीटा को लिखा, और F3 के सामने गामा को लिखा। अगर ये 3 फोर्सेस किसी पॉइंट P पे, 3 फोर्सेस किसी पॉइंट P पे बैलेंस फोर्सेज है, बैलेंस कहने का मतलब है इन तीनों का नेट फोर्स क्या है? 0 है। कहने का मतलब ये 3 फोर्सेज अगर इक्विलिब्रियम में है, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो 3 फोर्सेज हैं क्या है? इक्विलिब्रियम में है या बैलेंस फोर्सेज हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, F1 बाई साइन अल्फा, F1 और साइन के साथ F1 के सामने वाला एंगल, F2 बाई साइन और F2 के सामने वाला एंगल, F2 के सामने वाला एंगल क्या है? बीटा, बराबर F3 बाई साइन गामा। ठीक है, F3 के सामने एंगल जो है वो गामा। ये लामिज थ्योरम है, एक छोटा सा थ्योरम है जिसका यूज काफी है। चलिए, ये लामिज थ्योरम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब लामिज थ्योरम पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कहता है 2 पोल है, दोनों के पोल्स के बीच में ये 50 किलो का एक बंदर, देखने में तो भालू लग रहा है, जो भी है, ये ऐसा लटका हुआ है इसमें। अब देखिए, इसका वेट नीचे है, मतलब 500 न्यूटन, 5g, g को 10 ले लीजिए, ये 30। देखिए, इस रस्सी में टेंशन T2 और इस रस्सी में टेंशन T1 है। इस रस्सी में टेंशन T1 और इस रस्सी में टेंशन T2 है। अब देखिए, ये वाला 30 डिग्री पे है, हम इस टेंशन को, देखिए, जो भी हम कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं इसको रेड कलर से करते हैं।
ये क्या हो गया T2, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, T2 cos 30, ऊपर कितना, देखिए ऐसा नहीं करिए, अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा लैमिस थ्योरम हम यूज नहीं कर पाएंगे, ये कंपोनेंट से नहीं करना है, हम लैमिस थ्योरम का ही यूज करके करते हैं, बेटर होगा। चलिए अब देखिए 3 फोर्सेज हैं, एक फोर्स नीचे, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। हमने पढ़ा है कि अच्छा सबसे पहले एंगल निकालना है 30 + 60 90, और ये वाला 30 और 60 90, तो ये भी क्या होगा 90। अगर ये 30 तो ये भी 30, 30 और 90 ये 120, ठीक है। ये 60 तो ये भी 60, ठीक है, और ये 90 तो ये पूरा 150 डिग्री, ठीक है, पूरा क्या हो गया 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 3 फोर्सेज हम यहाँ पे लिख लें, एक फोर्सेज 500 न्यूटन, एक फोर्स T2, दूसरा फोर्स T1, ये एंगल 90, ये 120 और ये 150। हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो गया था तो इसको हम बाहर निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए 120, 150 और 90, हम क्या लिखेंगे T1 बाई साइन 120, T2 बाई साइन 150। T1 के सामने कौन सा एंगल है 120 वाला, T2 के सामने कौन सा एंगल है 150 वाला, और 500 बाई साइन 90। समझ रहे हो? अब ध्यान से समझिए, अब 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, T1 बाई साइन 120√3/2 इज इक्वल टू 500/1 साइन 91, और दूसरा इक्वेशन हम लिख दें T2 बाई साइन 150 1/2, साइन 150 कितना होगा साइन 90 + 60, मतलब साइन ट्रांसफॉर्म होगा कॉस में कॉस 60 1/2 इज इक्वल टू 500, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 500 डिवाइड हो जाएगा, अब कैसे, ये 2 ऊपर जाएगा इससे डिवाइड हो जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू 500 बाई इंटू √3/2, मतलब 250√3 न्यूटन। T1 आ गया, T2 क्या आ गया 500 इंटू 1/2, तो 250 न्यूटन। हमें क्या चाहिए था T1 और T2 ही तो चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, रोप में जो टेंशन है वो चाहिए था, तो T1 250√3 और T2 250 न्यूटन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, लैमिस थ्योरम पे था, इसको कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं। देखिए जरा सा ध्यान से समझिएगा, ये वाला इसको मैंने क्या किया, सभी को कंपोनेंट में ब्रेक करके, और जो मैंने किया था सेम वो चीज हम यहां भी कर सकते हैं। ये वाले में भी इसको कंपोनेंट में इधर ब्रेक कर देते, इसको इधर, इसको ऊपर, इसको इधर। हमारे पास जो भी फोर्सेस थे वो सभी क्या आ गए, एक्सिस पे आ गए, और फिर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते और फिर 2 का रिजल्टेंट निकालते और फिर 2 का √a² + b² करके निकाल देते। तो बहुत आसान है। चलिए, द मोस्ट अवेटेड थिंग, जो आप वेट कर रहे थे जिस चीज का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि किसी वेक्टर से
सॉरी किसी स्केलर से किसी वेक्टर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ये स्लाइड में मैंने लिखा नहीं है। इफ अ स्केलर, ऐसा लिखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर। ठीक है, ये साइड हेडिंग दे दीजिएगा और फिर लिखिएगा कि इफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप इज मल्टीप्लाइड विथ a scalar lambda, then the direction of vector A remains अनचेंज्ड। ए का जो डायरेक्शन है वो अनचेंज्ड होगा, बट इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस लैम्डा टाइम्स। कहने का मतलब है कि लैम्डा इनटू वेक्टर ए क्या होगा, लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। कहने का मतलब है कि इस सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो है दो तरह के हैं। पहला जो है डॉट प्रोडक्ट है, पहला डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा जो है क्रॉस प्रोडक्ट है और इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी देगा, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले किसी ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम ए और डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं और पढ़ते कैसे हैं, ए डॉट बी। सारा नोट्स में लिखा हुआ है, फिलहाल समझिए अच्छे से। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम उस वेक्टर को लिखते हैं और बीच में एक डॉट डालते हैं और पढ़ते कैसे हैं, ए डॉट बी। तो ये हमारा क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब समझिए कि डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है। तो ए डॉट बी जो है स्टूडेंट, ए डॉट बी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के साथ प्रोडक्ट और कोसाइन ऑफ अ स्मॉलर एंगल। तो कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये वेक्टर ए रहा होगा, ये वेक्टर बी रहा होगा, तो इन दो वेक्टर्स के बीच में दो एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल और एक ये रिफ्लेक्स एंगल जिसे कहते हैं। तो ये स्मॉलर एंगल है कि नहीं। कहने का मतलब है कि ए डॉट बी जो है आपका आएगा ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। देखिए यहां से आप क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बराबर ए बी। ए इंटू बी कहने का मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो हम थीटा को क्या कह सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई
ए बी। कहने का मतलब है कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बीच एंगल दो वेक्टर दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप एंगल को फाइंड कर सकते हैं ऐसे। तो ये था डॉट प्रोडक्ट का कहानी। ठीक है, तो चलिए इस चीज को जरा सा लिख लीजिए। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड 12 यूनिट्स। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड देयर प्रोडक्ट। चलिए ठीक है भैया, एक वेक्टर ए मान लेते हैं और एक वेक्टर बी मान लेते हैं। दोनों कितने एंगल पे है? इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। और कहता है कि भाई ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट। ए का मैग्नीट्यूड कितना? 5 यूनिट। बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 12 यूनिट्स। बी का मैग्नीट्यूड कितना? 12 यूनिट्स। और दोनों के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट कहता क्या है कि भैया दो वेक्टर के बीच जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो क्या है? ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 12 और थीटा है 60 डिग्री। तो 5 गुने 12 गुने 1/2। इसको 2 बार में डिवाइड कर दीजिए तो 5 6 30 यूनिट्स। दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ गया? 30 यूनिट आ गया। देखिए 30 यूनिट क्या है? प्योरली स्केलर है। तो ये दो वेक्टर जो ए और बी दिया हुआ था, इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमको क्या मिल गया? एक स्केलर क्वांटिटी मिला। दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। तो चलिए इस चीज को नोट डाउन कर लिया जाए। एक और है, चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 12 यूनिट। स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि ए डॉट बी दिया हुआ है 12 यूनिट्स। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड है, गिवन क्वांटिटी को पहले लिख लेते हैं 4, बी का मैग्नीट्यूड है 6 और कहता है कि दोनों के बीच एंगल निकालिए। अभी आपने पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए एक बार फिर से हम इस चीज को डेराइव कर देते हैं। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी दिया हुआ है कितना? 12। ए कितना है? 4, बी कितना है? 6 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 12/24 मतलब 1/2। कॉस थीटा कितना हो गया? हाफ। कहने का मतलब है कि थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। π/3 या 60 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। चलिए अब कहता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ध्यान से समझिएगा। मान लो i डॉट आई है कि नहीं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है? i j k। तो i डॉट आई हमें निकालना है। क्या चाहिए? i डॉट आई। तो i डॉट आई क्या होगा? i का मैग्नीट्यूड इंटू j का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री। क्योंकि i एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा? दोनों सेम ही एक्सिस है तो 0।
तो 1 इंटू वन इंटू वन विच इज 1, जे डॉट जे भी इसी तरह से 1 होगा और के डॉट के भी इसी तरह से 1 होगा. बट व्हाट अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स? आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री किस cos 90 जीरो देगा, कहने का मतलब है 1 इंटू वन इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो. तो आई डॉट जे, जे डॉट आई ये भी जीरो, आई डॉट के और के डॉट आई ये भी जीरो. तो कहने का मतलब है, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सेम टाइप का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन होगा और डिफरेंट टाइप का जीरो होगा. एक चीज और बताता हूं, आपका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों बराबर होता है. आगे प्रॉपर्टी में देखेंगे ये कम्यूटेटिव होता है. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है. ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया. ये चीज स्टूडेंट आपको याद रखना है. आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन. और जैसे ही आई और जे आए डॉट प्रोडक्ट में, मतलब डिफरेंट वाले आए, उसका जीरो ही कर देना है. हाँ, एक चीज और, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. वर्क, जैसे वर्क क्या होता है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फाई बी, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो ये कुछ आपके पास डॉट प्रोडक्ट पावर क्या होता है? एफ डॉट वी. वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए. हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर. केसेज इन डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या केसेज हो सकता है? पहला केस ध्यान से समझिएगा कि अगर ए और ए के बीच में ही हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए डॉट ए, तो हम क्या कहेंगे? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का देखो, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो उसके ऊपर मॉड लगा के या तो उसके ऊपर से वेक्टर हटा के करते हैं. तो ए कॉस 0 डिग्री, ए इंटू ए स्क्वेयर इंटू वन मतलब ए स्क्वेयर. या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ए के मॉड का स्क्वायर. समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये हो गया. दूसरा, ए डॉट बी है कि नहीं? यदि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, तो उस केस में क्या होगा? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 बराबर 0. कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो जब भी दो वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. अब स्टूडेंट, ये चीज तो आप देख रहे हैं, ए डॉट बी अगर 0, ए डॉट बी अगर सॉरी ए और बी परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी 0. तो ऐसा नहीं कह देना कि अगर ए डॉट बी 0 हुआ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा. हो सकता है कि ए ही 0 हो सकता है कि बी 0 हो, या हो सकता है कि दोनों 0 हो. समझ रहे हैं कि नहीं? तो 3 केसेज है कि अगर दो आप जैसे देखेंगे कि ए डॉट बी अगर 0 आ गया, इसका मतलब है कि 3 पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर. 3 संभावनाएं हो सकती है. पहला संभावना कि ए और बी परपेंडिकुलर हो. दूसरा संभावना कि ए का मैग्नीट्यूड 0 हो. तीसरा संभावना कि बी का मैग्नीट्यूड 0 हो या दोनों 0 हो. दोनों में से कोई भी एक 0 हो, चाहे दोनों 0 हो, पूरा आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 ही होगा. तो चलिए इस बात को जरा सा हम कॉपी में लिख लेते हैं.
चलिए, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के टर्म में डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और एक वेक्टर b है, b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। ठीक है, हम चाहते हैं कि a डॉट b निकालें। हम क्या चाहते हैं? a डॉट b निकालें। तो हम a को लेंगे नहीं, और डॉट b को ले लेंगे। a हमारा इतना और b है जो इतना। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले a1 से सभी को, a1 से सभी को, a2 से सभी को और a3 से सभी को। कहने का मतलब है a1 से सभी को करते हैं, a1 से सभी को करते हैं, क्या आएगा? a1 b1 i डॉट i, a1 b2 i डॉट j, a1 b3 i डॉट k। फिर a2 से करते हैं, ये पर्पल कलर वाले से किया, सभी पर्पल हो गया, प्लस ग्रीन वाले से a2 b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k। ग्रीन वाले से सभी को किया तो ये ग्रीन मिल गया, और प्लस a3 b1 k डॉट i, a3 b2 k डॉट j, a3 b3 k डॉट k। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ज्यादा बेसिक है। हमने a1 से, देखो ध्यान से समझो, आपके विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए a1 i से ये पूरे को किया, a1 i से पहले इससे, a1 i से फिर इसको, a1 i से फिर इसको, इतना आ गया, प्लस a2j ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर सभी में क्या हो गया? मिला, सभी से मल्टीप्लाई होकर वो ग्रीन हो गया। तो a2j इंटू b1i, a2j इंटू b2j, a2j इंटू b3k, और फिर अब ये ब्लू वाले से सबको किया। अब देखो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाला, नहीं ये हाईलाइट नहीं करते हैं, हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये वाला और ये वाले को, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी ij 0, ik 0, ji 0, jk 0, ki 0, kj 0। तो आपके पास क्या रह गया? i डॉट i 1, तो a1 b1, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? a2 b2, और फिर क्या लिखेंगे? a3 b3। लिखना नहीं है, बिल्कुल समझना अच्छे से, उसके बाद लिखना है। साथ साथ लिखेंगे समझ नहीं पाएंगे। बी अ गुड लिसनर। आपको कोई चीज़ सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि आप कितने अच्छे से सुन रहे हैं उस चीज़ को। जितना अच्छा सुनिएगा, जितना अच्छा श्रोता होइएगा, उतना अच्छा वक्ता होइएगा, है कि नहीं? तो ध्यान से समझिए, ये आ गया। अब देखो ये एक लेंदी प्रोसेस है, तो क्या हम हर बार दो वेक्टर के प्रोडक्ट को हम इस तरह से इतना लेंदी वे में करेंगे? जी नहीं। ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास a1 और a2 इन्हीं दो वेक्टर्स को लेते हैं और लेके चलते हैं इसको अगले पेज में, चलिए हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स को सामने सामने लिख देना है। जैसे i को i के सामने, j को j के सामने और k को k के सामने। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को
मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें क्या मिलेगा, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। देखिए तो जरा क्या हमारा उतना ही आया है। तो ये तो हम समझे कि इसका मेन डिटेल्ड जो मल्टीप्लिकेशन है वह कैसे आया, लेकिन हमें हर बार ऐसे ही करना है। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ लिए होंगे। चलिए इस चीज़ को जरा लिख लीजिए। हाँ, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज अभी अभी मैंने बताया कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होगा, ए डॉट बी प्लस सी। अभी अभी हमने जो काम किया ध्यान से समझिए, ये वाला काम ये कम्यूटेटिव ही तो किया, सॉरी ये एसोसिएटिव है कि नहीं। ध्यान से समझिए, ये जो काम हो रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, एसोसिएटिव नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूट हुआ इससे इससे, इसको मल्टीप्लाई किया इससे इसको इससे, है कि नहीं। तो हमारा ये चीज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आएगा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए सी आएगा। तो ये तो कम्यूटेटिव हम जानते ही है कि, क्योंकि जैसे मान लो 2 × 3 बराबर 3 × 2, ये क्या आएगा 6 ही आना है कि नहीं। तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये 5th 6th में हमने पहली बार ये चीज इंट्रोड्यूस हुआ था, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, है कि नहीं, एसोसिएटिव लॉ, वो बात की चीजें हैं। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिंपल अलजेब्रा में जो चीज करते हैं वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर विद, ये ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ। ए डॉट ए करेंगे तो ए cos 0, तो ये आ जाएगा, जो कि पहले ही मैंने आपको बताया है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज कि इसका जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट भी एक क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी अ वेक्टर इटसेल्फ। ये भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा, तो हम ए और बी के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, और पढ़ते कैसे हैं, ए क्रॉस बी से। लिखना नहीं है, ऑलरेडी मैं लिख के स्लाइड डाल दिया हूं। देखिए मैं स्लाइड पीपीटी बनाने का बहुत इशू रहता है, दिन भर ऑनलाइन क्लासेज, उसके बाद रात में, अभी टाइम जो हो रहा है वो 2 बज रहा है। ये जो टाइम है मेरे हिसाब से बोर्ड में भी ये बोर्ड का टाइम थोड़ा सा में भी डिस्टर्ब है। एक्चुअली अभी 2 बज चुका है, तो आप समझ सकते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से स्टूडेंट आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं आप आराम से लिख सकते हैं, एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। नहीं कि किस तरह से हमको नोट्स बनाना है, ये भी एक आइडिया मिल जाता है। देखिए तो ए और बी के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो एक वेक्टर देगा। तो मान लेते हैं ए और बी के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया, रिजल्ट में हमको एक वेक्टर मिला, वो सी है। तो सबसे बड़ा चीज है कि सी होगा कहाँ। अगर ए और बी के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है और वो हमें क्या दे रहा है, सी दे रहा है, तो सी एक वेक्टर है, तो सी का डायरेक्शन भी होगा। तो सी किधर होगा, ध्यान दीजिएगा, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो हमें सी दिया, तो सी क्या होगा, सी इन दोनों के
परपेंडिकुलर आएगा। मान लेते हैं ये इसका प्लेन है ए और बी का, और उस प्लेन के ऊपर पर देखिए लग रहा है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो दिख रहा है, इसके ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन है। कहने का मतलब है कि सपोज मेरे पास एक प्लेन पेपर है ऐसा, इसमें दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो तीसरा इधर होगा। कहने का मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब है कि A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, या A और B दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर A पे भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर B पे भी परपेंडिकुलर होगा। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ रहे होंगे। या जैसे मान लो कि A और B ये बोर्ड के प्लेन में है, A और B वेक्टर क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, तो A क्रॉस B कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर A और B जो है आपने कहा कि परपेंडिकुलर होगा, तो अंदर बोर्ड के अंदर जो लाइन होगा, सपोज यही एक प्लेन है, तो ये अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये ऊपर ये नीचे, लेकिन परपेंडिकुलर तो है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। किसका, राइट हैंड थंब रूल का। अगर इफ यू आर डिजायर टू फाइंड A क्रॉस B, अगर आप चाहते हैं कि हम A क्रॉस B निकाले, क्या निकाले, A क्रॉस B, तो अपने पाम को A के ऊपर रखिए और इसको B की ओर लेके जाइए। पाम को A पे रखिए और B की ओर लेके जाइए। योर एक्सटेंडेड थंब और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। यही आपका क्या हो गया, A क्रॉस B हो गया। कहने का मतलब है कि A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिएगा, कभी भी ऐसा आ जाए कि हमें एक वेक्टर बताइए जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं उसमें क्रॉस प्रोडक्ट छुपा होगा। तो A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, और वी कैन से दैट इन अनदर वर्ड कि A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इन विच A एंड B लाइज। और ऐसे भी कह सकते हैं कि एक A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। उस प्लेन में होगा जिस प्लेन में A और B होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझे होंगे। A क्रॉस B क्या होगा, एक वेक्टर होगा, वो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, A और B दोनों के परपेंडिकुलर। चलिए इस चीज को हम लिख लेते हैं। हाँ, A क्रॉस B, A क्रॉस B का डेफिनेशन क्या होगा भाई, तो A क्रॉस B का जो डेफिनेशन है, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप क्या है, A क्रॉस B का डेफिनेशन है, या आप कह सकते हैं कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B। A और B दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए, ये चीज मैंने बताया, A क्रॉस B इतना है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर A क्रॉस B हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप है, तो हम सिर्फ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इसको मॉड में बंद करेंगे, तो ए बी साइन थीटा एन कैप को हटा देंगे, तो साइन थीटा क्या होगा, ए क्रॉस बी बाई ए इंटू बी। या यहां से भी हम थीटा निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी बाई ए बी। ये भी आप निकाल सकते हैं, एंगल यहां से भी निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच में, तो थीटा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी बाई ए बी आ गया। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हाँ, देखिए सबसे पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? आई जे के। ठीक है, आई जे और के। ध्यान से समझना है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। ध्यान से समझिएगा। अब ये क्यों? मान लेते हैं कि ये आई जे और के जैसे देखो, इस प्लेन को आप मान के चलो एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से वाई की ओर लेके जा रहे हैं। हमारा थंब किधर जा रहा है? जे की ओर, सॉरी जेड की ओर। एक्स से वाई की ओर जा रहे हैं तो हमारा थंब किधर गया? जेड की ओर। तो कहने का मतलब है कि जब ऐसे आप जाएंगे आई क्रॉस जे, ध्यान से समझिएगा, आई क्रॉस जे निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक यूनिट वेक्टर जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? के। तो ये दोनों का क्रॉस ये देगा, ये दोनों का क्रॉस ये देगा, और ये दोनों का क्रॉस ये देगा। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई तुमको जे देगा। लेकिन जैसे ही हम उल्टा करने लगे, जे को आई की तरफ है, वेक्टर कहां जा रहा है? अंदर। कहने का मतलब है माइनस जेड की ओर। तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई, और आई क्रॉस के क्या होगा? ये माइनस जे हो जाएगा। करने का मतलब है कि जब क्लॉकवाइज में आप चलेंगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान से समझिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर आई क्रॉस जे के हुआ तो जे क्रॉस आई भी अगर के होता तब हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव है। ये माइनस के हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए डॉट बी डॉट ए के बराबर था तो वो कम्यूटेटिव था। यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। यहाँ ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है, तब यहाँ पे कम्यूटेटिव वाला वो चीज नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर ए1 आई कैप, ए2 जे कैप, ए3 के कैप, और एक वेक्टर बी है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। एक वेक्टर बी है। तो ए और बी के बीच में स्टूडेंट हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो उम्मीद करता हूं सभी को डिटरमिनेंट पता होगा। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे करता हूं आपको एक बार समझाने की कोशिश। आप ध्यान से समझिएगा, आई जे और के। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लेना है? आई जे और के। फिर पहले वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट को लिखना है। हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी में सबसे पहले दो सीधा डंडा वर्टिकल बार्स को ड्रॉ करना है, फिर लिखना है आई जे के पहला रो। अगर मैट्रिक्स आप जानते होंगे तो ठीक है, रो और कॉलम, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैट्रिक्स का लिंक दे देता हूँ। 12 का जो पहला चैप्टर है आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्लियर हो जाएगा। आई जे के, तो A1 A2 A3 पहला जो वेक्टर है, मतलब यहाँ ए और बी, ऑर्डर का खासा ध्यान रखना है। ए और बी, तो सबसे पहले ए को कोएफिशिएंट, ऐसा नहीं कि बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, वो बी क्रॉस ए आ जाएगा। हमको ए क्रॉस बी चाहिए तो पहले ए वाले को कोएफिशिएंट को लिखेंगे। तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है? आई जे के का कोएफिशिएंट A1 A2 और A3 है। फिर बी वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है B1 B2
और B3 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रो के अलोंग सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले मैट्रिक्स को पकड़ लीजिए, ये वाले पहले एलिमेंट को पकड़ लीजिए, मैट्रिक्स नहीं पहले एलिमेंट को, इसको आई को पकड़ लीजिए और ब्रैकेट दीजिए। आई को जब पकड़ेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना है कि आई किस रो में आ रहा है, तो आई इस रो में आ रहा है, आई किस कॉलम में आ रहा है, तो आई इस कॉलम में आ रहा है। इस रो को और इस कॉलम को ढक दीजिए, क्या बच गया, A2 B3। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऐसे फिर ऐसे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B3 माइनस A3 B2। और अब हम चलते हैं दूसरे एलिमेंट की ओर, यहां पे माइनस देते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो यहां पे माइनस देते हैं और जे को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, जे को। अब देखिए जे किस रो में है, पहला रो में ही है, कौन से कॉलम में है, तो भैया ये दूसरे कॉलम में है। ठीक है, तो क्या बच गया, A1 B3, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, और फिर हम इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं के की ओर, कहाँ चलते हैं, प्लस के। मैंने कहा कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस, पहले आई का साइन यहाँ प्लस लिखा, जे का साइन माइनस लिखा और फिर के का साइन यहाँ पे प्लस लिखा। के किस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम, सॉरी इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये दोनों को वैसे ही ढक देना है। तो A1 B2 माइनस A2 B1, यही आपका A क्रॉस, स्टूडेंट यही आपका क्या है, A क्रॉस B है। तो उम्मीद करता हूं इस चीज को समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो अगले वीडियो में इस चीज को मैं एक बार और फिर से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे सवाल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, तो अगला जो वीडियो आने वाला है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। मैं पूरे HC वर्मा का सारा न्यूमेरिकल्स डालूंगा, तो उम्मीद करता हूं आप चैनल पे बने रहेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। देखिए फिजिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 25% ही कवर किया है, 75% जो कॉन्सेप्ट है ना वो मिस कर रहे हैं। बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप कॉन्सेप्ट पूरा ले ही नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ यहाँ समझ आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, और क्या है, टेंजेंशियल एक्स। बहुत सारे हैं, वेलोसिटी है, नहीं वेलोसिटी नहीं है, एक्चुअली टॉर्क ही है, जब आप डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे 12th क्लास में, P क्रॉस E। तो बहुत सारे ऐसे ये हैं जो कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो आज का जो वीडियो था यही समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।